गाइस, आई एम कशिश चौरसिया। अपन ने जैसे कि कल फर्स्ट पार्ट जो था चैप्टर नंबर 4 साइंस का क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। उसमें पढ़ा अपन ने एटम क्या होता है, चार्ज पार्टिकल इन मैटर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अपन ने देखा कि थॉमसन ने किस तरीके से एटम को डिस्क्राइब किया, उसके एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से उनने एग्जाम्पल लेके वाटरमेलन का एग्जाम्पल लेके उनने चीज़ें को बताया, हमें समझाया। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देख ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ जाके कशिश चौरसिया टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसमें एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1 के नाम से पहला पार्ट जो है इस चैप्टर के डला हुआ है, जिसमें थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की गई है, समझाया है मैंने। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। आज जैसे कि कल अपन ने वीडियो में सारी चीज़ें देखी थी, सारी चीज़ों के बारे में अपन ने जानने की कोशिश की थी कि एटम क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें, थॉमसन का मॉडल। एंड आज अपन बात करेंगे जैसे थॉमसन ने लास्ट में अपन को क्या छोड़ा था। मैंने आपको बताया था थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज़ किया था एटम का। उसके बाद उनका जो मॉडल लास्ट में जो एक रिज़ल्ट बन के आया, वो क्या रिज़ल्ट था कि एक स्फीयर है। जैसे कि वाटरमेलन मैंने एग्जांपल में बताया था आप लोगों को। तो जैसे कि देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है, देखो ये पॉइंट आप देख रहे हैं। तो ये पॉइंट में आपको क्या लिखा है, एन एटम एग्जिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन वाज एम्बेडेड इन इट। मतलब जो पूरा स्फीयर है, मतलब पूरा जो स्फीयर है, जैसे आप फॉर एन एग्जांपल आप इस तरीके से इस लैंग्वेज को ना समझ के आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी एक अपन को सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जो एटम होगा ना, उसके बीचों बीच एक सर्कल होगा, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है पूरा स्फीयर, और बाकी बीच में क्या होता है, उसमें कुछ जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया है पहले ही। और उसके बाद जो नीचे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज क्या होंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जैसे लोगों को पता नहीं होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे मैथमेटिक्स में 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू, इन शॉर्ट मैथमेटिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोल सकते हैं अपन, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 2 4 5 6 इस तरीके से कि 2 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, ऐसे करके मैग्नीट्यूड एक वैल्यू होती है। ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है। उसके बाद क्या बोला गया है इसमें, सो द एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मैंने आपको एक बताया था कि ये 3 प्रकार के चार्ज होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों क्या रहते हैं, इनकी दोनों की मात्रा क्या रहती है, इक्वल रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो हमने वही बताया है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। बाकी अब ये डेफिनेटली आपको ये पूरी एनसीईआरटी जितना मैं बता रही हूँ वो मेन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगी। मैं फुल वीडियो आपको बहुत जल्दी, एग्ज़ाम सबके ख़त्म हो जाए उसके बाद फुल वीडियो जल्दी डालने वाली हूँ, बट अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ डालने वाली हूँ जो बेसिक है, मेन है, जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए, वो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली हूँ मैं। तो टाइम बिना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सब अब लिखा है नीचे, देखिए 4.2.2 जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब आप बोलेंगे भाई ये कौन आ गया, तो हाँ, ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम रदरफोर्ड है। अब आप बोलेंगे भाई अभी तो एक साइंटिस्ट आए थे, अब फिर से आने लगे। हाँ, क्योंकि एटॉमिक मॉडल एक कोई ऐसा वैसा मॉडल नहीं है। इस मॉडल को मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे साइंटिस्ट इन लोगों के पहले भी आ चुके हैं और इन लोगों के बाद भी आने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि एटम एक ऐसी चीज़ है भाई, एक छोटी सी चीज़ है, उसका आपको खोज करनी है, उसको आपको प्रूफ करना है। भाई ऐसी कोई चीज़ भी होती है उसके अंदर चार्ज होते हैं, वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अपन को वो चीज़ प्रूफ करने के लिए क्या है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ी हम लोगों को। तो पहले कौन थे, जैसे कि मैंने बताया डाल्टन थ्योरी आई थी पहले, फिर सेकंड जे थॉमसन आए, अब थर्ड कौन आए, रदरफोर्ड आए। तो अब रदरफोर्ड का मॉडल देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं।
ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, In next, the Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within the atom. Rutherford designed an experiment for this. In the experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने बोला भाई थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो पूरा सही नहीं था, पूरा गलत नहीं था, उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही थी। उन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मोस्टली सही बताई थी। और उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट नोट में बना लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। भाई अभी की क्लास में या फिर आने वाली क्लासेस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ में होने वाली है। कोई भी न्यूमेरिक मतलब एक MCQ क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी 1 वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है आने वाली क्लास में 9, 10, 11, 12। प्लीज़ इस चीज़ को मैं बार बार बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी साइंटिस्ट ने की थी। कौन से साइंटिस्ट का नाम, जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, याद रखना। उसके बाद आप अब ये देखिए, इन्होंने बताया था कि वो पूरा जो होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। और मतलब उन्होंने वाटरमेलन का एग्जाम्पल देके करा था चीज़ें। अब रदरफोर्ड ने बोला भाई इतना काफ़ी नहीं है कि हम समझ पाएँ चीज़ें। सही बात है ना भाई, वाटरमेलन पे कौन यकीन करेगा, करेगा क्या, कोई नहीं करेगा। बट साइंटिस्ट बहुत अच्छे थे तो लोगों ने करा कि हाँ ये बात तो सच्चाई है भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी उनने, लोगों ने भी समझा हाँ सही बात है। उसके बाद फिर रदरफोर्ड जब आए तो रदरफोर्ड क्या थे, बहुत कह सकते हैं एक अच्छे उसके साइंटिस्ट थे, अच्छे मतलब थोड़े पैसे वाले कह सकते हैं। तो इनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा थे कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्होंने एक जैसे अपनी सिल्वर फॉइल वगैरह आप लंच वगैरह पैक करके जाते हैं ना, रोटी वगैरह जिसमें पैक होती हैं, वैसे ही एक फॉइल होती है जिनने ली थी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है, मतलब सोने वाली फॉइल, सोने की गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जो अपनी जो लंच पैक करने वाली सिल्वर फॉइल होती है वो तो ऐसी ही होती है भाई, वो मेन सिल्वर थोड़ी होती है। अब इन लोगों ने तो गोल्ड, जो रियल गोल्ड होता है उसकी फॉइल यूज़ की थी। ठीक है, वो भी थिन मतलब पतली। ठीक है, उस पर क्या किया, अब आप लोग बोलेंगे भाई फॉइल यूज़ क्यों को कर ली बिना मतलब में, अभी तक हम वाटरमेलन पे थे, अब एकदम से इस पर कैसे आ गए, हमको तो पल्ले ही नहीं पड़ा, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। भाई धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी, समझाऊंगी मैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन्होंने वो फॉइल ली। अब वो फॉइल पे क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल जो ना आप लोगों ने, अल्फ़ा बीटा गामा रेज होती हैं ये जो सन से निकलती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो कि अल्फ़ा बीटा गामा ये रेज होती हैं और ये सन से निकलती हैं। तो ऐसे ही अल्फ़ा पार्टिकल मतलब अल्फ़ा रेज, इनको पार्टिकल के फॉर्म में आती हैं रेज, आपको ये आगे चीज़ें पता चलेंगी। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि वो जो अल्फ़ा रेज हैं वो क्या किया इनने, उस पर गिराई। किस पे गिराई बताइए। वो जो उनकी गोल्ड फॉइल थी ना, थिन गोल्ड फॉइल उनने जो ली थी उस पर उनने गिराई, मतलब फॉल कराई। फॉल करना मतलब गिराना। ठीक है, तो उनने अल्फ़ा पार्टिकल को उस पर गिराया। अब देखिए आप, अब इसको गौर से देखिए। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर ऑफ पॉसिबल। भाई आपने भी सुना होगा मेटल और नॉन मेटल, 7th या 8th क्लास में ये चैप्टर होता है मेटल और नॉन मेटल। उसमें जब मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई जाती हैं, उसमें लिखा होता है कि जो मेटल होते हैं वो, और स्पेशली जो गोल्ड होता है वो मैनेबल होता है, मतलब अपन उसको ठोक के अपन उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तभी तो वो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह बहुत सी कितनी पतली पतली बन के आ जाती हैं वैसे करके। तो ये मैनेबल होता है मोस्ट सबसे ज़्यादा, इसलिए उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया क्योंकि ये चाहते थे कि वो ये चाहते थे, रदरफोर्ड जो थे वो ये चाहते थे कि उनको जो लेयर है बहुत थिन चाहिए थी। तो गोल्ड फॉइल की जो लेयर है वो बिल्कुल उनको थिन चाहिए थी, बिल्कुल पतली चाहिए थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड का यूज़ किया। अब गोल्ड का यूज़ किया तो उसमें कितने पार्टिकल्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटम जो होता है उसमें अपन अनकाउंटेबल होता है। एटम जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, अपन उसको काउंट नहीं कर सकते। तो देखो ये क्या लिखा है, दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट
1000 एटम थिक, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, 1000 एटम थे उस फॉइल के अंदर, समझ रहे हैं आप। इन लोगों ने काउंट कर लिए क्योंकि इनके पास ये बता रही हूँ ना कि बड़े साइंटिस्ट थे, तो इन लोगों के किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं इनके, मतलब। तो इन्होंने क्या किया, वो माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से इन्होंने वो एटम भी काउंट किए। तो 1000 एटम थे उस गोल्ड फॉइल में। मतलब गोल्ड फॉइल में आप बोलेंगे 1000 एटम, क्या क्या कहाँ के एटम, कैसे एटम? अरे भाई एटम कैसे, गोल्ड सोना होता है ना, सोना, वही सोना 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 सोना, वो पूरी जो शीट बनी थी ना, लेयर बनी थी गोल्ड फॉइल की, उसी को, उन्हीं के पार्टिकल 1000 पार्टिकल थे तो टोटल, ये बता रहे हैं वो कि टोटल जो गोल्ड था उसमें 1000 पार्टिकल्स थे, इनने काउंट कर लिए थे, 1000 एटम्स थे, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, आप लोग बोलेंगे कि हीलियम आयन क्या होता है, आप इतना मत समझिए, ठीक है। आप लोगों को इतना अंदर तक मैं बता रही हूँ, आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में हमारी प्रेशर है, इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ, देखो 1 मिनट पढ़ लेती हूँ, आप भी पढ़ लीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से, मैं बता रही हूँ अभी भी, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में, हर चीज़ को समझने में, याद करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को डेफिनेटली रीड कीजिए, बट नाउ इट्स टाइम एनसीईआरटी रीड जितना हो पाता है, जिससे हो पाता है, जितना टाइम मिलता है प्लीज़ करिए। इंपॉर्टेंट जो नोट हैं उनको प्लीज़ मेंशन कीजिए, उनको याद करने का ट्राई कीजिए, उनको समझने का ट्राई कीजिए, और जो मैं बता रही हूँ उनको तो डेफिनेटली प्लीज़ समझें, ओके। तो इन्होंने क्या किया था, मैं आपको सिंपली तरीके से एक समझाती हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल कुछ नहीं है, इनका एक्सपेरिमेंट है, आप उनको समझिए, ठीक है। तो इनने क्या किया, गोल्ड फॉइल ली, मतलब सोने की बनी हुई एक शीट, ठीक है, जैसे पेपर शीट वगैरह होती है, ऐसी सोने की इनने शीट ली थी भाई। अब उस सोने की शीट कैसी थी, उसमें 1000 एटम्स थे, ठीक है, 1000 एटम थे। अब 1000 एटम थे, और अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब जो रेज आ रही है ना सन से, अल्फ़ा बीटा गामा 3 आती हैं, अल्फ़ा वाली ली उनने, अल्फ़ा वाली ली और उस शीट पे जो गोल्ड की फॉइल थी उस पर डाली उनने वो रेज। अब वो रेज डाली तो उससे क्या हुआ, ये देखिए, ये एक तरीके से देखो, ये जो गोल 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 बने हुए हैं ना, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, और जो ये लाइनें जा रही है ना, वो क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, मतलब अल्फ़ा रेज हैं, जो उस गोल्ड फॉइल से पड़ी हुई हैं और निकल रही हैं, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, उनको डाला, तो कुछ क्या हुआ, अब आप देख रहे होंगे, ये बीच बीच में डॉट 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 दिख रहे हैं, ब्लैक 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 डॉट डॉट दिख रहे हैं, गोल गोल के अंदर सबसे बीच में ये डॉट डॉट दिख रहे होंगे आपको। तो ये डॉट डॉट में क्या है बच्चों, इस डॉट डॉट में क्या है, आप लोग बताइए। आप लोगों को समझाया है, पहली वाली क्लास में भी समझाया था, अभी भी समझाया थोड़ा बहुत, कि एक स्पेयर ऑफ एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब वही चार्ज पार्टिकल, ये जो गोले के अंदर जो बीच में डॉट है ब्लैक कलर का, वही चार्ज पार्टिकल हैं, मतलब अपन ने क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो अब क्या करेंगे, जब रदरफोर्ड ने वो अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो अल्फ़ा रेज उन पर जब डाली ना गोल्ड फॉइल पे, तो क्या हुआ भाई, कुछ रेज उनको टकरा के निकल गई बिल्कुल स्ट्रेट, आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, कुछ बिल्कुल सीधी निकल गई, कुछ टकरा के निकल गई, किसी ने 180 डिग्री का एंगल बना के वो वापस आ गई, कुछ ऐसे ही वापस आ गई, बिना कोई छुए, बिना एटम में कुछ करे, वो सीधे वापस आ गई, मतलब इनकी ऐसी चीज़ें उनकी हुई। अब मैंने क्या क्या बोला, मैंने 3-4 चीज़ें बोली, आपने नोटिस की। कुछ अल्फ़ा रेज जो थी, जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर वो अल्फ़ा रेज डाली, तो क्या हुआ, कुछ रेज सीधी ही चली गई बिना किसी को छुए, बिना टकराए, कुछ रेज 180 डिग्री का एंगल बना के और वापस आ गई, कुछ रेज टकरा के बिल्कुल चली गई, मतलब वो बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को टकरा के बिल्कुल ठक्क करके चली गई, कुछ टेढ़ी मेढ़ी भाग गई, कुछ कहीं कुछ कहीं, और कुछ वापस ही आ गई।
ठीक है, अब ये बात समझ गए आप? अब देखो, अब ये नीचे लिखा है, अब देखो इस चीज़ को याद रखना। कभी कभार ऐसा होता है एग्ज़ाम में टीचर्स ये डायग्राम पूछ लेते हैं या फिर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताना पड़ता है, तो डायग्राम अगर बनाएंगे तो थोड़ा मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। तो ये देखो 4.2 फिगर लिखा हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ गोल्ड फॉइल। ठीक है, ये आपको आज के टाइम में नहीं, मतलब अभी तो ठीक है 9th में, उसके बाद 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में, और आगे अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिविंग टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। मतलब ये बोल रहे हैं भाई अल्फा पार्टिकल ने जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसने तो कुछ अलग ही, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रिज़ल्ट होने वाला है, ये चीज़ आने होने वाली है, तो कुछ अलग ही हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया वो अपन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इतनी तेज़ी से आई अल्फा रेस कि वो बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट गोल्ड फॉइल में निकल ही गई, पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, बिल्कुल सीधी निकल गई भाई, पता ही नहीं चला। और अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल ऑफ स्मॉल एंगल्स। कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल जो कुछ थी वो मैंने आपको बताया एक स्मॉल एंगल, मतलब 180 डिग्री का जो स्मॉल एंगल है वो बनाते हुए, डिफ्लेक्ट होते हुए वो टकरा के वो निकल गई। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर्ड रिबाउंड। मतलब 12,000 जो अल्फ़ा पार्टिकल्स रेस थी ना, अल्फ़ा रेस 12,000 रेस बिना कुछ टच किए, बिना कुछ अफेक्ट किए वो वापस आ गई। कितनी 12,000 रेस वापस आ गई, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट यू। अरे ये समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ना ये एक्सपेरिमेंट था इनका भाई। अब इसके बाद ये रदरफोर्ड के बारे में लिखा हुआ है, 1870 1937 में इनका जन्म वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1908 में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं, आपको प्लीज़ अगर पढ़नी है तो आप बेशक पढ़िएगा, डेफिनेटली आपको पढ़ने की नीड है तो डेफिनेटली आपको पढ़िएगा, आपको हेल्प ही होने वाली है आगे चल के। बट आपको जैसे मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने क्या क्या चीज़ें की थी, रदरफोर्ड के बारे में जो बेसिक था, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। उनका एक्सपेरिमेंट, उन्हें क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, उन्हें गोल्ड फॉइल यूज़ की थी, उन्हें अल्फ़ा पार्टिकल रेज यूज़ की थी, और जो मेन चीज़ें होती हैं कि भाई उनने कितने का एंगल बनाया था, तो मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री का एंगल बनाया था, वही सारी चीज़ें। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है जो आपको अफेक्ट करेगा या फिर कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास था नहीं, इतना ही था इसमें जो इम्पोर्टेंट था और आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, आप बोलेंगे अब कुछ और है क्या, आपने बोला था और साइंटिस्ट भी आने वाले हैं। हाँ, और साइंटिस्ट भी आने वाले हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट 2 साइंटिस्ट से काम नहीं चलेगा भाई, आने वाले साइंटिस्ट भी हैं जो इनको और इम्प्रूव करेंगे इस एटॉमिक मॉडल को। अब क्या होता है, इनने एक चीज़ और नोटिस की, आप लोगों ने किया नहीं कि जो चार्ज पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, वो बहुत छोटी जगह में है भाई, बहुत छोटी जगह में है। और आपको ये चीज़ आपको पता होगा, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं भाई, एटम होता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। मतलब मैंने आपको अभी सीधा सीधा बताया था कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो होते हैं, सच्चाई है। बट जैसे कि अपनी बॉडी है, मैंने आपको अपनी बॉडी, जैसे अपनी बॉडी है भाई, अपनी बॉडी के अंदर क्या है, अपनी एक लेयर बनी हुई है बॉडी की, उसके अंदर अपनी सेल्स हैं, नर्व्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बॉडी पार्ट सारे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर है ना, हर चीज़ के ऊपर एक लेयर होती है, उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, एटम है।
ठीक है। तो जो जैसे अपन कह सकते हैं